फटाक से ओएमआर उठाओ और 50 फिल कर दो तुरंत। तो 50 अगर आपने फिल कर दिया और शुरू के ये काम करने में जनरली 40 मिनट लगते हैं कि 50 क्वेश्चन कर भी लिया, 100 क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लिया, ओएमआर पूरी भर भी दी। आप अगर ये 40 मिनट में कर लोगे ना, तो बिलीव मी कि आप मतलब अपने कंप्यूटर से बहुत आगे हो, आपका हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आप ट्रेन कर रहे हो, आप सोचो कि आपको वो एग्जाम क्रैक करना है वो 2 घंटे में। तो आपको अपने दिमाग का जो रैम है ना, प्रोसेसिंग स्पीड, वो इतनी तेज होनी चाहिए। पहली बात, पॉइंट नंबर 1 कि आपको 100 क्वेश्चंस आप फटाक से पढ़ लो और तुरंत दिमाग प्रोसेस कर ले कि अच्छा ये इस टॉपिक से पूछा है, इससे रिलेटेड 2 पीवाईक्यू पहले भी पूछे जा चुके हैं, जिनके आंसर मुझे पता है, उसमें ये आंसर था, मैंने एक्स्ट्रा कुछ और भी पढ़ रखा है और उसके हिसाब से ये 1, 2, 3 तो गलत होगा, वो तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए शायद चौथा आंसर होना चाहिए। इतना काम आपको करना है। कि चैलेंज ये है कि 3 घंटे के अंदर आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं, तो जो सबके बस की बात नहीं है। और होगा क्या, एक दिन में 6 घंटे लिखना है और लगातार लिखना है, आज लिखना है, कल लिखना है, परसों लिखना है, तो आपको इतना सारा रोज 8000 वर्ड्स लिखना है। जाओगे तो सोने को नहीं मिलेगा, सोचोगे कल के लिए रिवीजन कर ले। तो आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना है लिखने के लिए, माइंड को ट्रेन करना है इतना कुछ मेमोराइज करके याद रख के उसको कागज पे उतारते टाइम आपका दिमाग साथ देता रहे, आपका रैम जो है वो हैंग ना कर जाए, उस पर आपको ट्रेन करना है अपने दिमाग को। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो कुछ बड़ा एम लेके चलो। आप अगर बहुत बड़ा सोचोगे ना तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे थे, हम लगातार इंटरव्यू कर रहे थे वहाँ पे। सर का आपने इंटरव्यू देखा होगा, काफी शानदार रेस्पॉन्स रहा है, आप लोगों ने काफी सारा प्यार, 1 लाख+ व्यूज उसको हो चुके हैं और काफी सारे लोगों के आपके डाउट कमेंट बॉक्स में भर गए थे। तो मैंने सर को दोबारा से अप्रोच किया कि सर जो डाउट है उनको क्लियर कीजिए। तो मैंने सारा डाउट अब कलेक्ट कर लिया है, तो आज वही सारे डाउट आज बात करने वाले हैं सर से। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर अगेन। सर जो नए व्यूवर हैं अभी, जो कि उनको अभी पता नहीं है, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ पांडे है और ये मेरा यूपीएससी सीएससी का ये 5वां अटेम्प्ट है और मैंने 5 ही अटेम्प्ट में मेंस दिया है और प्रीलिम्स में मेरा स्कोर काफ़ी हाई था, लगभग 130 प्लस हर बार रहा है स्कोर। और लास्ट 2 बार से मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। 2023 में मैंने दिया था और 2024 में भी मैंने इंटरव्यू दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। और रिसेंटली मेरा सिलेक्शन इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो ईपीएफओ में एक पद होता है, तो उस पर मेरा चयन हुआ है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 20 मेरी आई है। जब इंटरव्यू देके घर पहुंचे, यहाँ से जब रिलैक्स होके गए थे, माइंड फ्री होके, तब कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, इंटरव्यू जब तक हो नहीं जाता है, पहले तो मेंस जब हम लोग दे के आते हैं तो यही डर लगा रहता है कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। जैसे मेरा 3 बार शुरुआती अटेम्प्ट्स में मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ था, तो एक तरह से होप थोड़ी घटती सी आती है कि अब होगा कि नहीं होगा। फिर जब मेंस क्वालिफाई हो गया तब पता चला कि इंटरव्यू का डर क्या होता है। जैसे काफ़ी सारे हमारे मित्र हैं जो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो मेरा तो मानना है जब प्रीलिम्स में आप फेल हो जाते हो वो आप सबसे लकी होते हो, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू से बाहर होते हो तो फिर बहुत दुख होता है। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था बट फाइनली मेरिट आउट हो गए थे, तो वो उस चीज़ का डर तो था कि फिर से इस बार इंटरव्यू दिए कहीं दोबारा ना उसमें इंटरव्यू में फेल हो जाए, तो ये एक था। बट कहीं ना कहीं अब दूसरी बार तीसरी बार इंटरव्यू दे रहे थे। इस एक साल में मैंने यूपीएससी का ये तीसरा इंटरव्यू दिया, मतलब एक ईपीएफओ का दिया है और एक सिविल सर्विसेज का दिया 2023 का, और तीसरा ये था। तो थोड़ा डर कम भी हो गया था, थोड़ा अनुभव हो गया था। तो लेकिन बाहर तो फील होता ही है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू एक बार हो गया, फिर आप लोग से मैंने इंटरेक्ट भी किया था, काफ़ी खुशी हो रही थी। चलो जैसा भी हुआ इंटरव्यू खत्म हो गया, अब फाइनली जाके घर जाके रिलैक्स कर सकते हैं। और यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने वॉच लेटर करके रखा था, तो फाइनली वो देख सकते हैं, कुछ गाने वाने सुन सकते हैं, तो काफ़ी रिलैक्स वाली फीलिंग थी। ओके, तो कहीं घूमने गए या फिर घर पे ही रहे हैं इस दौरान? उसके बाद से दिल्ली घूम रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से तो अभी दिल्ली घूम रहे हैं। जैसे इंडिया गेट घूमे हैं, शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक, लाल किला, दिल्ली घूम रहे हैं। पहले कभी घूमे नहीं थे, आना तो कई बार हुआ बट घूम नहीं पाए थे, तो इस बार घूम रहे हैं दिल्ली। ओके सर, काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे डाउट थे, तो हम थोड़ा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो उनके डाउट थे उन डाउट को थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के आए हैं, तो प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है और टाइम भी बहुत कम बचा है और आपने लगातार 3 से 4 अटेम्प्ट दिए हैं और आपने प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई किया है, तो क्या रीज़न है कि बहुत सारे आईआईटीएन भी इस प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाते? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले अगर हमें किसी भी गेम में हमें विनर बनना है, किसी भी खेल को जीतना है, तो सबसे पहले हमें रूल्स ऑफ द गेम बहुत अच्छे से जानने ज़रूरी होते हैं। तो यूपीएससी भी एक गेम की तरह है जिसके 3 लेवल्स हैं। जैसे मोबाइल में पहले स्नेक वाला गेम होता था, तो उसमें भी मल्टीपल लेवल्स होते थे। तो जैसे हम बचपन में खेलते थे तो शुरू के 4 लेवल पार कर जाते थे, बट 5वां लेवल हम ज़िंदगी में कभी पार नहीं कर पाए। दूसरी तरफ मेरे भैया थे, वो हमेशा 7वें लेवल तक पहुँच जाते थे। तो देखो, सबका ना एप्टीट्यूड क्योंकि डिफरेंट होता है और सबकी स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होती है, तो सब एक अलग-अलग लेवल पे होते हैं। और अगर वो लोग गेम को सही से समझें तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो हमें इस एग्ज़ाम में सबसे पहले, अगर प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं,
तो हमें प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर समझना होगा। ओके। तो ये एलिमिनेशन स्टेज है और इसको इस तरह से एग्जाम प्रीलिम्स को डिजाइन किया जाता है कि 99% लोग को इसमें बाहर करना है और लगभग 1% सक्सेस रेट है। क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अराउंड 10 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं या अपीयर करते हैं एग्जाम के लिए और 10,000 लोग ही इसके पार निकलते हैं। तो लगभग अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 1% होता है। 10 लाख का 10,000 1% होता है। यानी 99% लोग कभी नहीं पास करेंगे प्रीलिम्स स्टेज, चाहे जैसा पेपर आ जाए या चाहे वो जितने तेज हो जाएं, चाहे जितनी अच्छी तैयारी कर लें, चाहे जितनी अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल हो जाएं, चाहे जितनी अच्छी बुक्स अवेलेबल हो जाएं। कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए जब एग्जाम हो जाता है, एग्जाम दे के आते हैं, तो बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं कि इस बार यूपीएससी ने बहुत अजीब से क्वेश्चंस बना दिए, इस बार कट ऑफ बहुत हाई या लो चली जाएगी, या फलानी वाली बुक से क्वेश्चंस नहीं आते, अब कोई नई बुक ही पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में कोई दम होता है या यूपीएससी में कभी कम या ज़्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन लगभग हमेशा उतना ही होता है। आप जिस ईयर में भी एग्जाम में अपीयर कर रहे हो प्रीलिम्स लेवल पे, आपको उस ईयर में टॉप 1% में आना ही है। अब पेपर अगर कठिन आ जाएगा तो कट ऑफ उसकी लो चली जाएगी, पेपर ईजी आ जाएगा तो कट ऑफ उसकी हाई चली जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो बंदा डिजर्व नहीं करता या वो टॉप 1% में नहीं आता है उसका निकल जाए प्रीलिम्स, उसका कभी नहीं निकलेगा। इक्के दुक्के केस हो सकते हैं बट जनरली ऐसा नहीं होता। तो पहली बात तो हमें ये समझ लेना होगा। अब दूसरी बात क्या है, जैसे अब इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, तो और ह्यूमन मेमोरी की लिमिटेशंस भी हैं। तो इस वजह से कई लोग बहुत चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं और जब पेपर एकदम से आता है और 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और वो अलग-अलग टॉपिक्स पे होते हैं। जैसे साइंस टेक में एआई के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है या वीपीएन से रिलेटेड या एलईडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी में देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। हिस्ट्री में देखोगे तो मान लो मौर्यन एम्पायर से कोई क्वेश्चन पूछ रखा है ना? तो अलग अलग टॉपिक, या ज्योग्राफी में देखो तो ओशिनोग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर करंट अफेयर में कोई इशू चल रहा होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये देखते हो कि आपको 2 घंटे के अंदर 100 अलग अलग थीम्स पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और उसके लिए क्या होता है, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। आप कभी देखो कि अगर 2 GB रैम वाला फोन आप ले लो और उसमें सोचो कि 2 से 3 विंडो खोल रहे हैं हम, कि गेम भी साथ में खेल रहे हैं, व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, गूगल क्रोम भी खोल रखे हैं, तो वो तुरंत हैंग कर जाएगा। तो देखो हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है कि पेपर हमें मिलता है 100 अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है। तो अगर हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड उतनी फास्ट नहीं है तो हमारा जो सिस्टम है ना वो हैंग कर जाता है एग्जाम में। सिस्टम एकदम से हैंग हो जाएगा। शुरू के 20 मिनट के बाद ज्यादातर लोगों के सामने ऐसा होता है, दिमाग के सामने अंधेरा छा जाता है, और कई लोग तो पेपर मिलते ही 10 मिनट में ही ये सोच लेते हैं कि अगला अटेम्प्ट कहाँ से देना है। जैसे हम लखनऊ से दे रहे थे तो कई दोस्तों ने मेरे बताया कि भाई 2023 का पेपर मिला और पेपर देखते ही शुरू के 10 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार अगला अटेम्प्ट अब लखनऊ से हमें नहीं देना, इलाहाबाद से या बनारस से देना है। तो देखो ये नहीं करना है, पहले ये सोचो कि 2 घंटे का राउंड है, वो पूरा क्वालिफाई आपको पूरा खेलना है। जैसे क्रिकेट में भी अगर 50 ओवर का मैच है तो पूरा आपको पहले अपनी इनिंग कंप्लीट करनी है। ये थोड़ी करना है कि शुरू के 5 ओवर में देख लिया यार अब तो हमारे 4 प्लेयर आउट हो चुके हैं, ये मैच तो हारा हुआ रखा है। कई सारे मैच है 50वें ओवर में जीते जाते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो भी एक ऐसा मैच है जो आखिरी ओवर तक जाता है कई बार। जैसे आखिरी ओवर तक क्यों जाता है, हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप कभी भी देख लो, किसी भी ईयर की कट ऑफ उठा के देख लो, 100 के आसपास ही रहती है। मान लो पिछले 2-3 साल से काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है ये पेपर, तो कट ऑफ थोड़ी कम हो गई, 80-90 के आसपास हो गई है। तो ये पहले से पता है कि 80-90 ही जाएगी कट ऑफ, और किसी के अगर 95 आ रहा है, जैसे 2025 में भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी से हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर किसी के 95 टू 100 आ रहे हैं, तो सर्टेनली उसका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा, है ना? तो ये हमें पता होना है। लेकिन होगा क्या कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो आपको हज़ारों लोग ऐसे कहते मिल जाएँगे कि यार मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ। वो गलत नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि कट ऑफ के जस्ट नीचे आप देखोगे 10 मार्क्स नीचे, जैसे मान लो कट ऑफ गई है 90 मार्क्स, तो 90 से 80 के बीच में करीब 2 लाख लड़के होंगे, आप देखोगे, है ना? लेकिन लिमिटेशन ये है कि 10,000 लोग ही क्वालीफाई कर सकते हैं प्रीलिम। बाकी अब 2 लाख सीटें उसमें नहीं, आप चाहे जितना पढ़ के जाओ, तो वही होगा कि आपसे 1 नंबर कोई ज़्यादा पा जाएगा, वो क्वालीफाई कर पाए। क्योंकि कंपटीशन जो है वो रिलेटिव है। तो इसलिए हमें आखिरी ओवर तक मैच खेलना है, और एक भी एक्स्ट्रा नंबर अगर हम गेन कर सकते हैं पेपर से, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि 1 नंबर भी वो लास्ट में डिसाइसिव हो सकता है। जैसे 2023 का जब एग्ज़ाम हम लोग ने दिया था, तो वो पेपर इतना डिफिकल्ट था सीसैट का कि मुझे खुद, मैंने घर आके बहुत आधा घंटा तो हम बोलते रहे अपने मम्मी-पापा से कि ये इस तरह का पेपर नहीं बनाना चाहिए, गलत है, कैट के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, सबकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती है, मेरी भी मैथ्स कोई खास अच्छी नहीं है। तो मुझे लगा था कि जीएस भले अच्छा हुआ हो, ऑल्दो जीएस भी बहुत कठिन आया था पेपर, बट सीसैट इतना डिफिकल्ट था कि मेरा भी नहीं होगा, ज़्यादातर लोग का नहीं होगा, है ना? फिर मैंने यही सोचा कि नहीं यार, यूपीएससी को 10,000 बच्चे तो क्वालीफाई कराने ही हैं, और ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया के अंदर 10,000 भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो सीसैट के पेपर में 1/3 स्कोर कर पाएँ, है ना? तो विद गॉड्स ग्रेस जब रिजल्ट आया तो पता चला मेरे 85 मार्क्स थे सीसैट में। हम फालतू ही खामखा डर रहे थे। बट वही है कि लास्ट के 15 मिनट में मुझे लग रहा था कि अब तो हम फेल हो गए सीसैट में, और गूज़बम्प्स आ रहे थे, रोए खड़े हो गए थे, डर लग रहा था, सामने अंधेरा सा छा गया था। मुझे लगा कि मतलब शायद 3 बार से मेंस दे रहे हैं,
इस बार नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, पेपर ही ऐसा बना दिया एलिमिनेट करने के लिए। अब होता क्या है, देखो जीएस में रिलेटिव कट ऑफ होती है, पेपर अगर टफ जाएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी और इजी जाएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। लेकिन सीसैट में क्या है, एब्सोल्यूट कट ऑफ है, यानी पेपर चाहे जितना डिफिकल्ट हो जाए आपको 67 तो पाना ही है। तो देखो जीएस के पेपर में हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं सारे एस्पिरेंट्स, लेकिन सीसैट के पेपर में हम यूपीएससी से लड़ाई करते हैं। यानी सीसैट के पेपर में मैच जो होता है वो एस्पिरेंट वर्सेस यूपीएससी होता है, यानी राइट। यूपीएससी उसके हाथ में बॉल है, चाहे वो जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट कर दे, लेकिन 67 तो हमें लाने ही है। वहां पे चाहे आप पीएच हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, कोई कैटेगरी का रिलैक्सेशन नहीं है ना। तो इसलिए सीसैट पे भी हमें काफी ध्यान देना है। और अगर आप इस नेचर को समझते हो एग्जाम के कि हाँ इतना इतना मुझे करना है, टॉप 1% में रहना है, सीसैट में 1/3 स्कोर करना है, तो आप कभी भी एग्जाम देख लो, आपका हर बार प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हर बार मेंस में मिलते हैं, हम लोग साथ में ही मेंस दे रहे हैं इतने बार से। तो मैंने जनरली देखा है कि जिसका 2 बार प्रीलिम्स निकल जाता है उसका नहीं रुकता है, अनलेस एंड अनटिल कि वो कुछ गलत रास्ते पे चल पड़े, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एक लेवल को अचीव कर लेते हो और अगर आप सीएससी प्रीलिम्स 2-3 बार दे दिए हो, तो यकीन मानो आप यूपीएससी का कोई भी रिटन एग्जाम दे लो, इवन कि आप ईपीएफओ का कोई भी एग्जाम दे लो, ईपीएफसी का या इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, या आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट दे लो, या आप सीडीएस का एग्जाम दे लो, या आप एनडीए का एग्जाम दे लो, या कोई भी यूपीएससी का इस नेचर का एग्जाम दे लो, आप कभी फेल नहीं होगे रिटर्न में, क्योंकि सारे पेपर का क्वेश्चन बैंक सेम है, क्वेश्चन सेम ही सोर्सेस से आते हैं, अप्रोच उनको सॉल्व करने का सेम ही होता है, कट ऑफ लगभग हर एग्जाम में 50% ही जाती है, और सेम ही लड़के होते हैं जो सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। जैसे 2 बार मेरा भी 2020 और 21 में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में इंटरव्यू कॉल थी, दोनों बार मेरे बहुत हाई स्कोर थे, मैंने स्किप कर दिया ऑल दो इंटरव्यू। तो आप ये समझो कि आपको एक लेवल ऑफ तैयारी रखना है, उसके बाद आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दो, आपका रुकने नहीं वाला है। रिटन एटलीस्ट एमसीक्यू एग्जाम नहीं रुकेगा आपका, और डिस्क्रिप्टिव में फिर अलग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वो आप करोगे तो हो जाएगा डेफिनेटली। ओके सर, लगातार आप 5 बार से प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रहे हैं और स्कोर भी काफ़ी अच्छा आपका गेन हो रहा है उसमें। तो क्या आपकी ऐसी यूनिक टेक्निक थी जिससे आपका प्रीलिम्स रुका ही नहीं कभी? देखो यार, मेरी जो इसमें टेक्निक है, जैसे शुरू में बहुत कंफ्यूजन थी जब पहला अटेम्प्ट देना था, तो मुझे डर बहुत था, क्योंकि मैंने भी देखा कि भाई 1% ही क्वालिफाई लोग कर पाते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो 4 अटेम्प्ट में भी शुरुआत में नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसे ऐसे लोग को भी हम जानते हैं जिन्होंने 5 बार नहीं क्वालिफाई हुआ, जिनका प्रीलिम्स शुरू के 5 अटेम्प्ट में, और छठा अटेम्प्ट जो उनका लास्ट था उसमें हुआ, तो फाइनल उनका सिलेक्शन हो गया। तो एक डर का एलिमेंट तो था मेरे अंदर, और इस वजह से मैंने जैसे कहीं कोचिंग नहीं की है, तो यूट्यूब का मैंने बहुत सहारा लिया, और सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज मैंने देखने की कोशिश की कि कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है। तो बहुत सारे वीडियोस हम देखते रहते थे जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स थे या जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। तो 2 ऐसे सर मुझे उस पे मिले यूट्यूब पे, जिनकी स्ट्रेटजी मुझे लगता है उसको ही मैंने थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया उसको थोड़ा-सा। तो उसमें से जैसे पहले हैं मनीष कुमार सर हैं, वो 2017 बैच के आईएएस हैं झारखंड कैडर के। उनका यूट्यूब पे चैनल है हार्ड वर्किंग ह्यूमन के नाम से। तो अभी चैनल थोड़ा रिडंडेंट टाइप का हो गया क्योंकि वीडियोज़ नहीं आते हैं उसपे, बट 2017-18 में उसपे वीडियोज़ आते थे। और दूसरा है अंशुमान राजहंस आईएफएस के नाम से है, वो फॉरेस्ट सर्विस में सर हैं, वो भी झारखंड कैडर के ही हैं। तो ये दोनों सर की ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रेटजी थी, उसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। जो कुछ मैंने सीखा है उनसे ही सीखा है, और उसी में बस थोड़ा बहुत अपना ऐड किया है। तो प्रीलिम्स के मामले में अगर देखें तो वही दोनों सर मेरे गुरु रहे हैं। आप उनका चैनल विजिट कर सकते हो, उन्होंने पीवाईक्यू सब सॉल्व करके उन्होंने बहुत अच्छे वीडियोज़ डाले हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो देखो अप्रोच क्या था, उनका जो क्रक्स था वही मेरा भी क्रक्स है, कि उन लोगों का ये कहना था कि बहुत पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो लोग ये कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, तो बट मेमोरी हमारी बहुत लिमिटेड होती है, और सब कहते हैं कि आइंस्टाइन ने भी अपने दिमाग का मुश्किल से 2% ही यूज़ किया था, और इतनी महान थ्योरीज़ दे दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सामान्य मनुष्य के लिए 1% से ज़्यादा अपने ब्रेन का वो यूज़ कर नहीं सकता है, राइट। जितना भी ब्रेन होता है, और लिमिटेशन बहुत है। तो हमें क्या करना है, सीमित मेमोरी के साथ, सीमित समय में, आपको 20 साल प्रिपेयर भी नहीं कर सकता इसके लिए, जितनी बुक्स बताई जाती हैं, तो नहीं कर सकता। बहुत सीमित समय में हमारे पास मुश्किल से साल भर का टाइम होता है प्रीलिम्स के लिए, पहले अटेम्प्ट में जब दे रहे होते हैं। तो समय लिमिटेड है, मेमोरी लिमिटेड है, और पढ़ने की इच्छा भी लिमिटेड है, क्योंकि आजकल मोबाइल का एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर कोई 4 घंटे भी पढ़ रहा है रोज़, तो हम मानते हैं कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है आज के एज में। क्योंकि कंपटीशन इस वजह से भी कम है कि लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं अब। राइट। है ना? अटेंशन डेफिसिट हो राइट। गया। तो देखो अप्रोच का क्रक्स क्या है? अप्रोच का क्रक्स है पीवाईक्यू। तो उसके पीछे भी लॉजिक ये है कि देखो यूपीएससी एक गवर्नमेंट बॉडी है। आप कभी भी गवर्नमेंट की वर्किंग को देख लो, वो हमेशा ग्रेजुअली चेंज होती है, इवॉल्व होती है। कभी भी नी जर्क रिएक्शन आप नहीं देखोगे कि गवर्नमेंट को लोग कितना भी चिल्लाते रहें कि भाई करप्शन खत्म कर दो, करप्शन खत्म कर दो। कई लोग सजेशन देते हैं कि जैसे ईरान में और चाइना में फांसी लटका देते हैं करप्शन के आरोपियों को, तो इंडिया में भी लटका दो। बट नहीं, इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देखोगे इंडिया में आज से 50 साल बाद भी धीरे-धीरे करप्शन कम होगा। टेक्नोलॉजी का जैसे-जैसे इन्फ्यूजन होगा, राइट। नागरिक जैसे-जैसे जागरूक होंगे, लॉ जैसे-जैसे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इवॉल्व होंगी, है ना? उनमें समझदारी आएगी, तो वैसे-वैसे आप देखोगे
ग्रेजुअली ही चेंज होगा। तो यूपीएससी भी एक सरकारी बॉडी है। अब वो क्या करती है, आप देखो यूपीएससी के एग्जाम्स का, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ लगभग सिमिलर रहता है हर ईयर में। जैसे यूपीएससी का 2-3 साल से 80-90 के बीच है, उससे पहले 90 से 100 के बीच में था 5-6 साल से। तो इस साल भी उसी रेंज में रहने की उम्मीद है। तो देखो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है। आप ये सोचो कि 5 लाख लड़के ऐसे होते हैं, अगर 10 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें 5 लाख ऐसे, एनुअल रिपोर्ट में आप देखिएगा यूपीएससी के, 5 लाख लड़के ऐसे होते हैं जो बस एक ही बार यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। बाकी 5 लाख ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम एग्जाम अपीयर करते हैं ना। तो आप देखो कि हर साल एग्जाम देने वाले लड़के भी बदल रहे हैं, 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और उसमें से 10,000 को क्वालीफाई करा रहे हैं, फिर भी कट ऑफ कैसे उतने ही लेवल पे रहती है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस का जो नेचर होता है ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहता है। यानी अगर पिछले साल एक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से क्वेश्चन पूछा है, तो इस साल भी उसी थीम से आना है और नेचर ऑफ डिफिकल्टी, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है, वो भी लगभग वही होगा। तो देखो अप्रोच में करना ये है कि आपको सारे पीवाईक्यू उठाने हैं। यूपीएससी का नया पैटर्न 2011 से आया है, जैसा आप लोग जानते हो। तो आप ये करो कि 2011 से पेपर उठा लो 2024 तक का। अभी आपके कितने पेपर हो जाएंगे, ये आपके लगभग जो है 4 और 11 इधर 15 पेपर हो जाएंगे लगभग। 15 पेपर हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन हो गए। तो आप ये करो कि आप पहले 15 पेपर का प्रिंट आउट आप निकाल लो और उसमें कंजूसी मत करना कि सिर्फ इंग्लिश वाले साइड का निकाल लिया या हिंदी वाले साइड का। मेरी सलाह है कि दोनों साइड का निकालो, हिंदी इंग्लिश का। आप ये 1500 क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकालो। उसके बाद आप देखो कि आप हिंदी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या इंग्लिश में। तो यदि तो आप हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो एग्जाम में, तो आप ये करो कि ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर लो, ये 15 साल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वो 15 साल की ऑफिशियल आंसर की से आप हिंदी वाले साइड में, अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हो तो हिंदी वाली साइड में ऑफिशियल आंसर टिक कर लो हर क्वेश्चन का। और अगर हिंदी में अटेम्प्ट करोगे तो इंग्लिश वाली साइड में टिक कर लो, ठीक है। और जो साइड अटेम्प्ट करना है वो ब्लैंक रखना। यानी मान लो हम जैसे इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा इंग्लिश वाला साइड ब्लैंक रहता है और हिंदी वाली साइड ऑफिशियल आंसर टिक रहता है। तो अब आपको करना ये है कि रोज जब सुबह उठोगे, तो आपको 4 से 5 पेपर उठाना है इसी 15 पेपर के सेट में से। 4 से 5 पेपर उठाना है, आपको ऐसे ही उलटना है बस। 4-5 पेपर उठाओगे यानी 400 से 500 क्वेश्चन हो गए। आपको वही 500 क्वेश्चन आज देखना है 4-5 घंटे लगा के। आप देखो पूरा। शुरू में तो पहले आप, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप 1 डेढ़ महीने बस क्वेश्चंस देखते रहो, आंसर देखते रहो, आंसर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आपको फिर याद हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा 1 डेढ़ महीने बाद, आपको अब सारे आंसर याद हो चुके हैं, 1500 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए। और क्योंकि आप अब तक 30-40 बार देख चुके हो हर पेपर को, तो आपको सारे ऑप्शन भी याद हैं। अब ये ज़रूर हो सकता है कि आपने बुक्स अच्छे से अभी नहीं पढ़ी हो, इसलिए आप अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो डॉट्स को। जैसे आपको अभी ये क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं है कि भाई पहले बौद्ध धर्म आया था, उसके बाद फिर मौर्यन एम्पायर आता है, उसके बाद फिर पोस्ट मौर्यन जो हम लोग पढ़ते हैं कुषाण वगैरह का पीरियड आता है, फिर गुप्ता एम्पायर आता है, फिर पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन वगैरह आते हैं और उसके बाद फ्यूडल टाइम्स आते हैं ना, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट का जो टाइम्स बोलते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है। बट आप शुरू में हो सकता है आपको ना क्लियर हो, बट आप क्वेश्चंस देखोगे तो देखोगे कि भाई एंशिएंट मिडाइवल से बार बार सेम ही थीम पे वैदिक एज का पूछ रहा है ये, और उसके बाद जो है मौर्यन एम्पायर का पूछ रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म लगभग हर साल ही पूछ रहा है 1-2 क्वेश्चन, है ना। तब आपको लगभग क्वेश्चंस का एक कुछ डॉट्स आपके दिमाग में बन गए हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर है, बट आपको उसके अगल-बगल की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो फिर देखो अब आपको क्या करना है, अगला काम आपको ये करना है कि अब आपको क्वेश्चन पता चल गया, आप सारे पेपर उठाओ एक-एक करके और हर क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक लिखो, किस टॉपिक से आया। जैसे कोई क्वेश्चन मान लो फ्रीडम मूवमेंट का है, मान लो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कोई क्वेश्चन आया, उसके ऊपर लिख दो एमएच, मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह से कोई साइंस एंड टेक का है तो उसके ऊपर एसएनटी लिख दो, और कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो ईएनटी लिख दो, कोई एंशिएंट मेडाइवल का तो एएम लिख दो उसके ऊपर, है ना। कोई इकोनॉमी का है तो इको लिख दो, कोई ज्योग्राफी का है तो जियो लिख दो, और कोई इंटरनेशनल रिलेशन का है तो आईआर लिख दो, कोई करंट अफेयर्स का है तो सीए लिख दो, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो आईओ लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन के ऊपर, यानी जो 1500 क्वेश्चन है हर पेपर में, आप हर क्वेश्चन के ऊपर बड़ा-बड़ा खूब ऐसे लिखोगे। तो अब इसलिए आप ये लिख रहे हो कि आपको आंसर तो सारे याद है, बट कभी भी आपको जब देखना हो कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से 2022 में कौन-कौन सा क्वेश्चन आया था, आप फटाक से उल्टोगे 5 मिनट में देख लोगे, क्योंकि मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन पूछे होंगे। एसएनटी में 12 क्वेश्चन पूछता है लगभग हर साल, 10 से 12। तो आप कभी भी मान लो कोई पूछता है 2014 में एसएनटी से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आप तुरंत उठाओगे एसएनटी से 10-12 क्वेश्चन पूछे, आपको तुरंत पहले ही गो में दिख जाएगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो ये आप कैटेगराइज़ कर लें। उसके बाद आपको अब आंसर याद हो गया, आपके पास 1500 क्वेश्चन्स हैं, हर क्वेश्चन का टॉपिक लिखा हुआ है। अब आपको करना ये है कि आप विज़न आईएएस की वेबसाइट पे जाओ, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसपे मैंने क्या किया है कि जो 15 पेपर हैं ये, तो विज़न आईएएस ने बहुत ब्यूटीफुली सबका एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का, बहुत उसने फाइल्स लगभग 50-50 पेज की फाइल बना के उसने अपलोड किया हुआ है। तो वो उसका लिंक भी दे हाँ, दूँगा मैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपको दे देंगे। तो मैंने वो सारी फाइल्स 2011 से लेके 24 तक वो शेयर करी है, उसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो आप अभी बुक मत पढ़ो, पहले वो डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या करो, अब आप उसको 10 से 15 बार पढ़ो। जो पीडीएफ्स हैं, वो मुश्किल से 15 पीडीएफ होंगी 50-50 पेज की, तो बल्कि बुक्स पढ़ने की अपेक्षा आप वो बुक पढ़ो। अब एक प्रॉब्लम है कि वो जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में है, बट आप चैट जीपीटी की हेल्प से उसको अगर डाल दोगे, ट्रांसलेट दिस पीडीएफ
इन हिंदी, वो बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन कर देता है आजकल, उसमें बहुत कम त्रुटियाँ रहती हैं। बस एक बात का ध्यान रखना वो पीडीएफ पढ़ते टाइम, कि वो पीडीएफ जो है जब एग्ज़ाम हो जाता है हमारे प्रीलिम्स का, उसके 2 दिन बाद ही वो लोग रिलीज़ करते हैं। तब तक ऑफ़िशियल आंसर की नहीं आती है, आई होती है, ऑफ़िशियल आंसर की फाइनल रिज़ल्ट के बाद आती है। तो ऐसा होता है कि 5-6 क्वेश्चन्स के आंसर उनके मैच नहीं करते ऑफ़िशियल आंसर की से। तो ज़्यादातर पीडीएफ में तो मैंने काट दिया है जो क्वेश्चन का आंसर उनके गलत है, बट आप ऑफ़िशियल आंसर की से क्योंकि टिक किए रहोगे अपने क्वेश्चन पेपर में, तो आपको तो याद रहेगा कि कौन-सा इसका सही आंसर है, तो आप वो बचा के एक्सप्लेनेशन सही है उनका, बट वो आंसर जिस नतीजे पे पहुँचे, वो उसका गलत है। तो आप वो सारी पीडीएफ 10-15 बार कर लो। ऐसा आप करो और यकीन मानो अगर आप इतना कर लेते हो और बेसिक बुक्स आप 1-2 बार पढ़ लो, बेसिक आइडिया ले लो, इकोनॉमी जहाँ से पढ़ना होता है, मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से पढ़ना होता है। जैसे इकोनॉमी के लिए आप मृणाल सर के नोट्स अच्छे से 3-4 बार पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो। स्पेक्ट्रम की बुक एक बार पढ़ लो, क्रोनोलॉजी समझ लो और सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा की बुक आप एंशिएंट मेडाइवल की पढ़ लो। ज्योग्राफी की जो 2 एनसीईआरटीज़ हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, वो दोनों पढ़ लो और करंट के लिए पीटी 365 विजन की पढ़ लो। आप इतना बेसिक मटेरियल खाली कर लो और बट उसको करना है आपको 20% टाइम ये बुक पढ़ने का। 80% टाइम आपको क्या करना है, बस ये पेपर दिन रात देखते रहना है। आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि कोई अगर पूछे कि फलाना क्वेश्चन, तो आपको तुरंत मुंह से निकलना चाहिए भाई 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। समझ रहे हो? अगर आपका ये लेवल अचीव हो गया तो लिख के ले लो कि आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। बस यही यही मेरा अप्रोच रहा है, यही वो दोनों सर ने भी बताया और यही मेरा भी अप्रोच है। ओके सर, काफ़ी सारे एस्पिरेंट क्या है एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं तो उनको प्रेशर के दबाव में आकर वो ना ही तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और फिर तो अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे तो प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं किया होगा। तो किस तरह क्या रणनीति होनी चाहिए प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने की एग्ज़ाम हॉल के अंदर? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि एक मैच की तरह है, 2 घंटे का एक राउंड चलना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो मैराथन की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब खूब पढ़ेंगे, रोज़ 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो 100 मीटर रेस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। समझ रहे हो? हुँ, तो हुँ। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है ना वो 100 मीटर रेस है। तो यहाँ पे जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो जो क्वालिटीज़ चाहिए, वो मैराथन दौड़ने से अलग क्वालिटीज़ चाहिए। कई बार आप देखोगे जैसे उसेन बोल्ट है, वो 100 मीटर, 200 मीटर में गोल्ड उन्हें मिलता है। बट उन्हें आप मैराथन दौड़ा के देख लो, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको गोल्ड मेडल मिल ही जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग चीज़ के लिए अपने आप को ट्रेन करता है। तो आपको ऐसा करना है कि आपको डे 1 से जब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपको प्रीलिम्स के लिए आप ट्रेन कर रहे हो। आप सोचो कि आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना है वो 2 घंटे में। तो आपको अपने दिमाग का जो रैम है ना, प्रोसेसिंग स्पीड, वो इतनी तेज़ होनी चाहिए, पहली बात, पॉइंट नंबर 1 कि आपको 100 क्वेश्चन्स आप फटाक से पढ़ लो और तुरंत दिमाग प्रोसेस कर ले कि अच्छा ये इस टॉपिक से पूछा है, इससे रिलेटेड 2 पीवाईक्यू पहले भी पूछे जा चुके हैं, जिनके आंसर मुझे पता है, उसमें ये आंसर था, मैंने एक्स्ट्रा कुछ और भी पढ़ रखा है और उसके हिसाब से ये 1, 2, 3 तो गलत होगा, वो तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए शायद चौथा आंसर होना चाहिए। इतना काम आपको करना है और 120 मिनट में वो 100 क्वेश्चंस के लिए करना है। तो और ओएमआर फिलिंग-विलिंग का अगर टाइम हटा दें, अटेंडेंस रजिस्टर करने का ये सब, तो आप समझो कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं मुश्किल से 100 मिनट में। तो एक राइट। क्वेश्चन का 1 मिनट। तो आप पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आप इस लेवल पे हो और क्वेश्चन कैसे होते हैं? एक-एक क्वेश्चन में 6-6, 7-7 स्टेटमेंट होते हैं। मिनिमम तो 4 स्टेटमेंट रहेंगे और क्वेश्चन ऐसा रहेगा इनमें से कौन-कौन सा सही है या कौन-कौन सा गलत है। कॉम्बिनेशन ऐसे रहेंगे 1 2 3 3 2 1। मान लो थोड़ा चेंजेस आए हैं, अभी पूछने लगा कितने स्टेटमेंट इसमें हुँ, से सही है। बट जनरली यही पैटर्न रहता है कि 5-6 लाइनें लिखी होंगी, पूछेगा इनमें से कौन-कौन सा सही है। तो आप सोच रहे हो कितना बड़ा टास्क है। आपको 1 मिनट में पहली बात तो पढ़ना है पूरा, ठीक है? पूरा पढ़ना है। फिर समझना है उसको कि क्या कह रहा है, वो किस टॉपिक से आया है। फिर आपने कहीं बुक-वुक पढ़ रखी है, पीवाईक्यूज़ देख रखे हैं, उसके आंसर से उसको जाके मैच कराना है तुरंत, है ना? फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये आंसर नहीं होगा, फिर ये सही होगा। इतना काम आपको कितनी देर में करना है? 1 मिनट 1 में मिनट करना में है। करना है। तो आप ये सोचो अब ज़्यादातर लोग क्यों नहीं क्वालीफाई होंगे? जैसे 10 लाख लोग दे रहे हैं, 9 लाख लोग रेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उनका आईक्यू कम है, उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया इस तरीके से। वो शायद मैराथन दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100 मीटर रेस के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं अपने दिमाग को। तो आप पहले अपने दिमाग को ट्रेन करके रखो कि 1 मिनट में फटाक से ये नतीजे पे हम पहुँच जाएँगे और बहुत सोचना नहीं है, बहुत सोचने का तो टाइम ही नहीं है। तो देखो मेरा क्या अप्रोच रहता है कि और पेपर को मेरा एक ये भी अप्रोच है कि पहले पेज से मत खोलो। कई बार ये होता है कि आपको जो सेट मिला है और वहीं पे पहला ही क्वेश्चन एकदम टफ है, ऐसा भी होता है। तो मेरा तो ये रहता है कि 20 से खोल देते हैं पेपर, जैसे ही मिलता है तुरंत 20 से खोल दो। तो जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 51 से खुलता है वो पेपर, 51 से खुलेगा या 56 से खुलेगा। तो क्वेश्चन नंबर मान लो 51 से खुल गया, आप कुछ मत सोचो, बस तुरंत सॉल्व करना चालू कर दो, पेन लो और क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो, अगर आ रहा है तो फटाक से टिक करो, मुश्किल से आप जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, आप 20 सेकंड सोचो। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आप 1.5 मिनट सोच पाओगे, है ना? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जैसे हर अटेम्प्ट में मैंने 100 में 100 अटेम्प्ट किया है, मुझे आए ना आए उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है? ज़्यादा अटेम्प्ट करने से ही ज़्यादा स्कोर आने की संभावना रहती है। बहुत कम अटेम्प्ट करोगे, ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे, कॉम्पिटिशन इतना है। राइट, राइट। देखो करना ये है कि क्वेश्चन पेपर मिला है, क्वेश्चन नंबर 51 से खोल दिया और फटाफट उसको सॉल्व करना चालू कर दिया तुरंत। तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं अब 100 तक पहुँच गए 51 से, फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 से खोलो, फिर 1 से 50 तक जाओ, ऐसे करो। तो देखो मेरा अनुमान है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, पीवाईक्यू सारे देखे हैं
और IQ वाईक्यू आपका ठीक है, तो मेरा अनुमान है कि फर्स्ट गो में आप लगभग 50 क्वेश्चन कर लोगे। लगभग लोग कर लेते हैं 50 क्वेश्चन, कि आप सर्टेनिटी से टिक कर दोगे कि अच्छा यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब बाकी 50 बच गए। तो देखो उस 50 में क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट गो में देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 51 मान लो आपको आ रहा था, आपने टिक कर दिया कि सी आंसर सही, बट 52 नहीं आ रहा था, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं उसमें, है ना। ऐसे 53 आ रहा था, टिक कर दिया, 54 नहीं आता, एक सर्कल बना दिया। तो ऐसे करके आप एक बार आपका कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन, मान लो 50 आपको आ रहे थे, फटाक से OMR उठाओ और 50 फिल कर दो तुरंत। तो 50 अगर आपने फिल कर दिया और शुरू के ये काम करने में जनरली 40 मिनट लगते हैं, कि 50 क्वेश्चन कर भी लिया, 100 क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लिया, OMR पूरी भर भी दी। आप अगर ये 40 मिनट में कर लोगे ना, तो बिलीव मी कि आप मतलब अपने कंप्यूटर से बहुत आगे हो, आपका हो जाएगा क्वालिफाई। तो आपने ये काम कर लिया, अब आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई 50 तो मैंने रंग दिए हैं, अब मुझे बाकी 50 किसी तरह से मार पीट के आंसर लाना है, जिसमें मुझे ज़्यादा आता वाता भी नहीं है। तो आप क्या करो, तुरंत एक भी मिनट वेस्ट मत करो, OMR में 50 क्वेश्चन रंग के OMR किनारे करो, तुरंत फिर से पेपर उठाओ, फिर से आप क्वेश्चन नंबर 1 से जितने क्वेश्चन पे एक सर्कल है, तुरंत उसको करने की कोशिश करो। अब जब आप फर्स्ट गो में देखे होगे वो क्वेश्चन, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें आपने 1 या 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया होगा, बट आपको क्लियर आंसर नहीं पता होगा, सारे स्टेटमेंट नहीं पता होंगे। तो आप जल्दी से देखो कि कितने और क्वेश्चंस कर सकते हो, अब दोबारा सोच के। तो कोशिश एलिमिनेट करो कि 50 में से 30 क्वेश्चन फिर कर दो उसको, है ना? ऐसे करके, और इस बार भी जो नहीं कर पा रहे, उस पे 2 सर्कल बना दो। सेकंड सर्कल या फिर ब्लू पेन से सर्कल बना दो। तो ऐसे करके 30 हो गए, आप तुरंत उसको पहले रंग दो। ठीक है, 80 क्वेश्चन अब आपके रंग चुके हैं। अब 20 क्वेश्चन आपके बच गए और आपके पास लगभग 20-25 मिनट ही बचे होंगे। ठीक है? तो अब आपके ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है और आ भी नहीं रहा 2 बार देखने के बाद, तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम तो नहीं छोड़ते कभी भी। यहाँ पर एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते हैं क्या? एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, क्योंकि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे पूरे पेपर में, शायद 10 या 15, जिनमें कि वन लाइनर टाइप का होगा कि आंसर मुझे पता है। बाकी क्वेश्चन में क्या होता है, एलिमिनेशन ही वर्क करेगा। और एलिमिनेशन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि टाइम की बचत होती है। जैसे क्या होता है, कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि 5 से 6 स्टेटमेंट होते हैं, अब पांचों 6 पढ़ना, फिर अपने दिमाग में उसको मैच कराना कि वो सही है, कौन सा गलत है, और कई बार होगा उसमें कई स्टेटमेंट तो हमें पता ही नहीं होंगे, है ना। लेकिन आप अगर अभी कभी विकल्पों पे आप ध्यान दो, तो विकल्प में होगा क्या कि कई कॉम्बिनेशन ऐसे रहेंगे जिसमें सिर्फ एक मिसिंग रहेगा। यानी मान लो 7 स्टेटमेंट हैं और एक कॉम्बिनेशन उसमें ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5 7, उसमें सिर्फ 6 नहीं रहेगा। राइट। ऊपर एक ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ 5 नहीं रहेगा, कोई ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ 4 नहीं रहेगा। इस तरह का जहां ऑप्शन है, आप वहां पे बस ये देखो कि कौन सा उसमें गलत है। अगर आपने ये पकड़ लिया कि 5वां स्टेटमेंट गलत है या 6ठा गलत है, तो आपको बाकी 5-6 पता होने की जरूरत ही नहीं। आप तुरंत उसको काटो और बिना पढ़े बाकी तुरंत आप आंसर टिक करके भाग जाओ। जैसे किसी मान लो स्टेटमेंट नंबर 6 में ये लिखा है कि सूरज जो है पश्चिम से उदय होता है, या इंडिया की कैपिटल चेन्नई है, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सबको पता है, यूनिवर्सल लाई है, ये झूठ है, तो पता है, आप तुरंत काटो। अब आप क्या पढ़ोगे, क्या बाकी 6 स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे, ये जिसमें नहीं है वही यानी सही आंसर है, वो तुरंत आप टिक करो, आगे बढ़ो, तो आपका टाइम बचेगा। आप थर्ड इटरेशन करो और जरूर करो, और जिसमें डबल सर्कल बना रखा है आप उसको करो और उसका आंसर निकालने की कोशिश करो। लेकिन देखो लास्ट में 10 क्वेश्चन जरूर ऐसे बचेंगे, आपको कुछ नहीं आता होगा उसमें, कुछ आता ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं होगा, फैक्चुअल पूछा होगा उसने, कहीं पढ़ा नहीं होगा आपने, तो उसमें देखो आप अपनी गट फीलिंग पे जाओ। जैसे मेरा तो मेथड ये रहता था कि जिसमें सुने सुनाए ऑप्शन हो, वो आंसर सही होता है। जैसे मुझे कुछ नहीं आता है, अब कॉन्गो जैसे 2-3 साल से 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं जिनका आंसर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, कॉन्गो है। तो इस बार जैसे हम पढ़ाते भी हैं, लखनऊ में गोमती नगर में भागीदारी भवन है, यूपी गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट कोचिंग है, वहाँ हम पढ़ाते हैं अभी। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था इस बार 24 के प्रीलिम्स के पहले कि देखो अगर किसी ऑप्शन में कॉन्गो दिखे तो क्वेश्चन मत पढ़ना, तुम कॉन्गो मार देना, वही आंसर होगा उसका। क्योंकि 2 साल पहले भी 23 में 22 में भी कॉन्गो पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस बार हुआ भी ऐसा कि 24 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसके आंसर में कॉन्गो था। वो मुझे खुद भी नहीं आता था क्वेश्चन, लेकिन कॉन्गो दिखा, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने भी और मैंने खुद भी, वो कॉन्गो मार दिया, वही उसका सही आंसर था। इसी तरह से आप किसी क्वेश्चन में यूरोपियन यूनियन आंसर में देखो, है ना, वर्ल्ड बैंक दिख जाए आपको, IMF दिख जाए, इस तरह के आंसर्स, या बुद्धिज्म जैनिज्म किसी क्वेश्चन में आ रहा है ना। जैसे कोई मान लो बुद्धिज्म का टर्म पूछ रखा है, मान लो परिव्राजक पूछा है, एक टर्म होता है, या परमिता एक बार पूछा था 2020 या 21 के एग्जाम में पूछा था कि परमिता क्या होता है, परमिता। तो बुद्धिज्म में जिनको एक लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट मिल जाता है उनको परमिता बोलते हैं बुद्धिज्म में। आंसर में था कि ये एक बुद्धिज्म से रिलेटेड टर्म है या ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड टर्म है। तो आपको अगर बुद्धिज्म कहीं भी दिख रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म उन्हीं दोनों में से एक आंसर है, लिख के ले लो। और जैनिज्म कम आंसर होता है, बुद्धिज्म ही ज्यादा होता है। तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, लेकिन वो जो कीवर्ड है वो रिपीट होता है। तो अगर आपको कहीं दिख जाए, कॉन्गो दिख जाए, यूरोपियन यूनियन दिख जाए, बुद्धिज्म दिख जाए, है ना,
और किसी पर्सनालिटी के बारे में, फेमस पर्सनालिटी के बारे में पहले भी पूछ रखा है, दोबारा पूछ सकता है। अगर पूछ रहा है दोबारा तो समझ जाओ कि वही आंसर है, वो एक इशारा है। तो आप वो बाकी भी 10 क्वेश्चन इस तरह से टिक कर सकते हो और अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है तो 100 में 100 अटेम्प्ट करके आओ, आपका कभी नहीं रुकेगा प्रीलिम। एक्यूरेसी कम है तो आप फिर अपना देखो कितना रिस्क ले सकते हो, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर। जैसे कि आप मेंस कंटिन्यू दे रहे हैं, आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो रहा है लगातार, फिर आप मेंस दे रहे हैं। पिछले आपके 3 मेंस को आप क्वालीफाई नहीं कर पाए, हुँ। तो ऐसे लास्ट टाइम पे ऐसे 2 जो अभी 2 मेंस आपने क्वालीफाई किए हैं, वैसे क्या चेंजेस किए हैं? क्या नई रणनीति उसमें ऐड की है आपने, जो कि दोनों बार आप मेंस को क्वालीफाई किए और इंटरव्यू तक आए? देखो मैंने शुरू में जो 3 अटेम्प्ट दिए थे 2020 में, 21 में और 22 में, वो 3 मेंस नहीं क्वालीफाई हुआ था। तो उसके देखो कई रीज़न्स थे, जिसमें से एक तो ये था कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा मेंस निकल सकता है। पहली बात तो जैसे क्या होता है जनरली सबके साथ कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा था, कोई गाइडेंस नहीं ले रहे थे कहीं से, तो प्रिपरेशन कुछ खास ही नहीं, ऐसे ही दे दिया, बहुत ही कम स्कोर आया। मतलब आप समझ जाओ कि 450 के लगभग स्कोर आया था फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि मतलब शायद लोएस्ट अगर 1000 में देखो मेंस देने वालों में, तो शायद उनमें रहा होगा। तो वो मेरी गलती भी थी, मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, कुछ खास पढ़ा नहीं, प्रीलिम्स के नॉलेज से देने चले गए, अब वो कम स्कोर आ गया। अब उसकी मार्कशीट आती है फाइनल रिजल्ट आने के बाद, तो फिर क्या हुआ कि अगले भी 2 बार जो मैंने दिया तो उस वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस लो था। अगले भी 2 बार मैंने कुछ लिखने की कोशिश नहीं की, पढ़ते रहे, वो अप्रोच में मेरे दिक्कत थी। तो लास्ट ईयर मैंने उसको थोड़ा करेक्ट किया और इस ईयर भी कुछ करेक्शन किए हैं उसमें। तो देखो इस ईयर में जो मेरी स्ट्रेटजी रही है कि मैंने प्राइमरी सोर्स अपना जो बनाया है जो पीवाईक्यू है। जैसे प्रीलिम्स में जो मेरा अप्रोच रहता है पीवाईक्यू बेस्ड, तो इस बार मेंस में भी मैंने वही फॉलो किया है। तो उसमें मैंने क्या किया कि सारे पहले पेपर्स डाउनलोड कर लिए। अब देखो 2013 से नया पैटर्न आया है हमारा जो मेंस का पैटर्न है, जिसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 और एसए का 1 और बाकी 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं जिनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो देखो ये 2013 से पैटर्न आया, तो मैंने क्या किया सबसे पहले 2013 से लेके 2023 तक का पेपर अवेलेबल था, तो ये 11 पेपर हो गए। तो मैंने वो 11 पेपर पहले डाउनलोड कर लिए, जीएस 1, 2, 3, 4 के, ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है उसका और एसए का। फिर मैंने क्या किया कि जैसे सैमसंग नोट्स में एक फीचर होता है कि मल्टीपल आप पीडीएफ मर्ज कर सकते हो एक ही में। तो मैंने क्या किया जैसे जीएस 1 का हो गया, तो मैंने 2013 से लेके 23 तक की पीडीएफ एक ही में मर्ज कर दी ऊपर से नीचे। ऐसे ही जीएस 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, एसए के लिए और ऑप्शनल के। तो ऐसे-ऐसे करके 100-100 पेज का डॉक्यूमेंट बन गया, जिसमें क्वेश्चन बस थे, क्वेश्चन थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब 1 महीना मुझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बस क्वेश्चन पढ़ना है और मुझे सारे क्वेश्चन याद करने हैं पहले तो कि क्या-क्या आता है। उदाहरण के लिए जीएस 2 में जैसे लास्ट इंटरव्यू में मैंने बताया था कि पंचायती राज से लगभग हर साल वही क्वेश्चन आता है कि भाई 3F की प्रॉब्लम है, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी की प्रॉब्लम है ना? इसी तरह से पंचायती या एसएचजी मूवमेंट ले लो, तो उसमें एक है कि पैट्रियार्की की प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम्स है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, पैट्रियार्कल एटीट्यूड है, उस तरह से वीमेंस को लीडरशिप नहीं करने दी जाती है, तो ये एसएचजी में एक चैलेंज है ना? और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो एसएचजीज को फंड करते हैं, स्वयं सहायता समूहों को, उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहती है, तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन्स आए कि ये भी प्रॉब्लम है। तो ये तो 1-2 एग्जांपल्स हो गए। इसी तरह से आप इकोनॉमी में देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जॉबलेस ग्रोथ इंडिया की, है ना? करंटली 3% के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है ऑल इंडिया लेवल पे और अर्बन में 6% के लगभग है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप देखो जीएस3 का कभी भी पेपर उठा के देख लो, जॉबलेस ग्रोथ ही रहेगा उसका क्रक्स, बट वो अलग-अलग कीवर्ड घुमा-घुमा के हर साल ही पूछता है जॉबलेस ग्रोथ क्या है? क्यों हो रही है? इसके क्या सजेशंस दे सकते हो इसको इम्प्रूव करने के? ये क्वेश्चन हर साल आता है ना? एनवायरनमेंट में आप देख लो कि कुछ ही चीज़ें हैं जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया 4-5 साल से घुमा-फिरा के अलग-अलग चीज़ों से रिलेटेड वही क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि सिलेबस तो है ही है मेंस का, आप सिलेबस रखो और मेंस के भी क्वेश्चन में आपको यही करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक हर ईयर के आपको टॉपिक लिख लेना है कि भाई ये पंचायती राज से क्वेश्चन आया है, ये वीमेंस मूवमेंट से क्वेश्चन आया है, उसी तरह से ये पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है। जैसे पार्लियामेंट में स्पीकर के रोल पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह है, वो आप देखोगे। तो आप इसको ऐसे कैरेक्टराइज़ कर लो, क्लासिफाई कर लो आप टॉपिक्स के हिसाब से और आप 1 महीना कम से कम क्वेश्चन देखते रहो। तो अब 1 महीने बाद क्या होगा कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो चुका है, आपको सिलेबस पूरा याद हो गया। अब आपको एटलीस्ट ये तो पता है हर टॉपिक में कि इश्यू क्या है। क्योंकि आप ये सोचो कि आपको आईएएस बनाने जा रहे हैं या सिविल सर्वेंट बनाने जा रहे हैं, आपको किसी न किसी मिनिस्ट्री में पोस्टिंग मिलेगी और कंट्री में जो भी चैलेंजेस हैं, आपके चैलेंजेस कहाँ हो सकते हैं? सोशल चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। ये 4-5 चैलेंजेस हैं और उसमें अलग-अलग इश्यूज़ हो सकते हैं ना? उन्हीं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का काम है और आपको सिविल सर्वेंट बनाया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, अब उनसे वो क्या पूछेगी? यहाँ पे कुछ इधर-उधर की बातें नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स कंट्री में चल रही हैं, उसी का आपसे पूछा जाता है कि रीज़न क्या है प्रॉब्लम का और उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे पार्लियामेंट की वर्किंग में बहुत इश्यू है, सेशन चल नहीं पाता है, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, ये एक इश्यू है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई क्या कारण है इसका और हमारे पास इसके क्या सजेशन है और वर्ल्ड में कंपेयर करो क्या हर देश में संसद ऐसी ही चलती है? नहीं चलती है तो भाई इंग्लैंड में क्या अच्छा हो रहा है?
वो हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या सजेशन में? कोई ऐसे सरकार ने कमेटी बना रखी थी क्या कि जिससे ये चीज़ जिसने सजेशन दिया हो उसके 1-2 रिकमेंडेशन, कोई लॉ वगैरह है क्या जिसको इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ दूर करी जा सकती है? वो चीज़ है। तो आपको हर चीज़ का समस्या एक का समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है, मेरे कुछ सजेशंस क्या है और एक बढ़िया सा कंक्लूजन और एक इंट्रो तो आप दोगे ही उसके साथ राइट। कुछ फैक्ट, डेटा वगैरह लगा के। तो आपको हर क्वेश्चन, हर समस्या के बारे में इतना जानना है और आपको अगर सब याद हो जाएगा ना सारा क्वेश्चन, तो आप ये देखो कि जो प्रॉब्लम है किसी भी इश्यू से रिलेटेड और जो उसका सॉल्यूशन है, दोनों ही क्वेश्चन के रूप में हर साल पूछ चुका है वो। जैसे जॉबलेस ग्रोथ है, तो मैन्युफैक्चरिंग ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, ये खुद पूछ चुका है कई बार क्वेश्चंस में। तो अब हुँ, अगर जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर पूछता है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग उसमें एक सजेशन के तौर पे डाल सकते हो कि जो हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है 2010 की या 2011 की है शायद, तो उसमें है कि 25% ऑफ जीडीपी हमें करना है ये मैन्युफैक्चरिंग को। तो उसको हम ये नीति आयोग का जो 2022 का विज़न डॉक्यूमेंट है नीति एट सेवन इंडिया एट 75 उसमें भी सेम सजेशन है। तो अगर आप समस्या पढ़े हो, क्वेश्चन पढ़े हो, तो आप वही कोट कर सकते हो एग्ज़ैक्टली। तो सारे क्वेश्चन याद कर लो, सिलेबस के पॉइंट्स याद कर लो, तो आपका फ़ोल्डर मटेरियल अब तैयार हो गया। बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, न्यूज़ चैनल देखते रहते हो, बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हो, किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ते हो, विज़न का, मेंस का 365 पढ़ते हो, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बस आपको करना क्या है, बस इसको लिखना सीखना है। क्यों? क्योंकि चैलेंज ये है कि 3 घंटे के अंदर आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं, तो जो राइट। सबके बस की बात नहीं है। और होगा क्या, 1 दिन में 6 घंटे लिखना है और लगातार लिखना है, आज लिखना है, कल लिखना है, परसों लिखना है। तो आपको इतना सारा रोज़ 8000 वर्ड्स लिखना है, जाओगे तो सोने को नहीं मिलेगा, सोचोगे कल के लिए रिवीजन कर लें। तो आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना है लिखने के लिए, माइंड को ट्रेन करना है इतना कुछ मेमोराइज़ करके याद रख के उसको कागज़ पे उतारते टाइम आपका दिमाग साथ देता रहे, आपका रैम जो है वो हैंग ना कर जाए, उसपे आपको ट्रेन करना है अपने दिमाग को। और आप बिलीव करो प्रीलिम्स से कम पढ़ना होगा मेंस के लिए आपको। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो, सारे क्वेश्चंस याद कर लो, सारा सिलेबस याद कर लो, बेसिक और थोड़े से चीज़ें गैदर कर लो इन्फॉर्मेशन और बस आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो मुझे तो जो लगता है कि आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐसे ही हर पेपर में आ जाएँगे। तो बाकी उसको अच्छे से लिखो, टाइम में पेपर कंप्लीट करो, पूरे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत। कुछ नहीं आता हो तब भी जो समझ में आ रहा है वो लिखो, थोड़े से टेस्ट लगा लो, 8-10 इनफ रहेंगे मुझे लगता है। अगर आप इतना करते हो तो मेंस भी आपका रुकना नहीं चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन एक ये है कि जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप इनिशिएटिव चला रहे हो? इसके पीछे क्या आपका मोटिवेशन है या फिर उद्देश्य क्या है इसको चलाने का? अ, इस ईयर में इंटरव्यू देने के बाद मैंने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। हुँ, तो हुँ। अगर आप उसको सर्च करना चाहो टेलीग्राम पे, तो उसका नाम है डोंट वरी सीएसई प्रीलिम्स। डोंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डोंट वरी सीएसई प्रीलिम्स, डोंट है डू नॉट, उसको शॉर्ट में लिखते हैं डोंट वरी सीएसई प्रीलिम्स। और इसके अलावा मेरा यूजर हैंडल है टेलीग्राम पे जिस पे आप मुझे मैसेज भी करके कनेक्ट कर सकते हो। कॉटन सौरभ, कॉटन की स्पेलिंग है COTTON, कोई गैप नहीं है उसके बाद, फिर सौरभ SAURABH, कॉटन सौरभ। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है, मेरी जो भी लर्निंग्स रही हैं, इतने फेलियर्स के बाद जो मैंने सीखा है, तो उसको मैं अपने एस्पिरेंट कम्युनिटी जो है, उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके कई रीज़न्स हैं कि क्या मोटिवेशन इसके हुँ, पीछे हुँ, रहा। हुँ, हुँ। तो पहला मोटिवेशन तो यही था कि इंटरव्यू हो गया, कुछ करने को नहीं था जी। और जॉब लग गई तो बड़ी खुशी भी थी। और जब आपको कुछ मिलता है तो आप थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो, सोसाइटी के टुवर्ड्स जिन लोगों के बीच रहते हो, कि भाई इतना कुछ हमें मिला है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो हमें भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और तीसरा है कि थोड़ा-सा हम अ, एक तरह से समझ लीजिए गुरु दक्षिणा है, जो मेरे दोनों गुरु रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया शुरू में, मनीष कुमार सर और अंशुमान राजहंस सर। उन दोनों ने अ, सेल्फलेसली डाला था इसको यूट्यूब पे वीडियोज़। अब वो लोग उतने एक्टिव नहीं है उसपे, बट उन वीडियोज़ को मैंने देखा, मैंने काफ़ी उसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म किया। तो अब मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मेरे जो यंगर जो एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको मैं कुछ दे के जाऊँ अगर मैं इस फ़ील्ड को छोड़ रहा हूँ, तो उनकी कुछ हेल्प करूँ, उनको कुछ टिप्स दूँ, जिससे कि वो इस टिप्स को लेके उसमें फर्दर जो उनकी कुछ यूनिकनेस है उसको ऐड करके, वो इसको कस्टमाइज़ कर सके इस स्ट्रैटेजी को। तो एक तो ये मोटिवेशन था। तो अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए, अब रेगुलर गाइडेंस तो उस तरह से मैं नहीं दे पाऊँगा जॉब में रहते हुए, लेकिन जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं, उसको मैं लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन कुछ ना कुछ उसपे शेयर करता रहता हूँ और मेरा प्लान है कि एक यूट्यूब चैनल बना के उसपे जो भी मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका था कि कैसे मैं प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करता था, कि जिससे इतने हाई स्कोर उसमें आए, तो उसके मैं कुछ वीडियो शेयर करूँ। तो अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उसमें ना सिर्फ सीएसई एग्ज़ाम के लिए, बल्कि ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स के लिए और यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सीएपीएफ, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए भी आप एमसीक्यू एग्ज़ाम जो हैं इन सब के, तो उनके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो। और क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स में मैंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है स्कोर वाइज़ अगर देखा जाए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर ये काफ़ी लंबी और डिटेल वीडियो है। मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि इतना डिटेल अभी तक कोई वीडियो मिल यूट्यूब पे नहीं आई है। तो लास्ट में क्या मैसेज रहने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो बिगिनर हैं, क्या माइंडसेट लेकर आए हैं इस फील्ड में? बस लास्ट क्वेश्चन।
जो लोग बिगिन करने वाले हैं, जैसे अगर कोई जॉब वगैरह में है, तो मेरा तो ये सजेशन है कि भाई जॉब वॉब मत छोड़ो। जब तक प्रीलिम्स ना निकल जाए कभी जॉब मत छोड़ना। जो लोग कॉलेज में कोई कोर्स वगैरह परस्यू कर रहे हो, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोर्स छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखो पेपर का नेचर ऐसा हो गया है, मेरा एक दोस्त है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर हैं वो, तो उन्होंने तो साल भर से किताब नहीं छुई थी, बट उसके बावजूद उन्होंने 2023 का प्रीलिम्स दिया, पेपर काफ़ी टफ था। राइट। कट ऑफ कम रही थी जीएस की, बट मैथ्स उनकी बहुत अच्छी है। सीसेट निकल गया, उन्होंने बिना साल भर से पढ़े हुए जॉब करते हुए प्रीलिम्स निकाल दिया। तो आप ये यकीन मानो मेरा, अगर आपका आईक्यू ठीक ठाक है, आपकी स्ट्रेटजी एकदम सही है, तो आप जॉब करते हुए, पीएचडी करते हुए, कोई कोर्स परस्यू करते हुए, रोज 3-4 घंटे पढ़ के, ये जरूर हो सकता है कि 1 साल में ना हो पाए तो 2 साल 2.5 साल लग जाए, बट आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस उतनी बड़ी बात नहीं रहती है। सही अप्रोच के साथ आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हो, और आप बिगिन करो। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, आपको सोसाइटी के लिए आप फील करते हो कि कुछ अच्छा कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में रह के, कोई गलत मोटिवेशन लेके मत आना कि बहुत करप्शन कर लेंगे, वो सब कुछ अब पॉसिबल नहीं रह गया। टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे इंफ्यूजन हो रहा है, आए दिन आप वीडियोस देखते हो, कहीं दरोगा पकड़े जा रहे हैं, कहीं लेखपाल पकड़े जा रहे हैं, वो सब अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। और सिटीजन भी जागरूक हो रहे हैं, वीडियो बना लेते हैं और तमाम चीज़ें हो जाती है। तो आप गलत इरादे लेके कभी भी बड़ा काम शुरू नहीं करना चाहिए। आप ये सोचो कि गांधी जी का अगर ऐसा छोटा मोटिवेशन रहा होता कि पार्षद बन जाएँ, विधायक बन जाएँ या इस तरह का कुछ बन जाएँ, तो वो देश को आज़ाद नहीं करा पाते, या राइट। नेहरू जी का या नरेंद्र मोदी जी का भी ये मोटिवेशन रहा होता। तो आप अगर बड़ा बनना चाहते हो तो कुछ बड़ा एम लेके चलो। आप अगर बहुत बड़ा सोचोगे ना तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करेगा। जैसे मेरी थिंकिंग थी कि यार इतने मतलब जौनपुर से हम बिलॉन्ग करते हैं, तो बहुत पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मेनली एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, और लोग कमाने के लिए बम्बई, पंजाब, दिल्ली ये सब जगह जाते हैं। और मेरे फैमिली में खुद मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑटो चलाते हैं। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं ज़्यादातर लोग ऑटो चलाते हैं, या वॉचमैन का काम करते हैं मुंबई में, या पान की दुकान है उनकी। तो ऐसे बैकग्राउंड से आके मैंने फ़ील किया है कि भाई गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटी होती है और वो कितना कुछ चेंज उनकी लाइफ़ में ला सकता है। गाँव के लोग तो लेखपाल को भी साहब कहते हैं, सिपाही को भी साहब कहते हैं, उनसे इतना डरते हैं। तो मेरा यही मोटिवेशन था कि अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं, इस तरह की सर्विस में आ जाते हैं, तो मेरा पूरा गाँव, मेरा पूरा क्षेत्र, मेरे रिलेटिव्स जितने हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो एक सिटीज़न लाइक फ़ील करेंगे कि भाई हम भी इस देश के एक सम्मानित नागरिक हैं और हमें अब कोई दबा नहीं सकता है। और हम भी जहाँ भी हमारी पोस्टिंग रहेगी, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में ही हो, देश में कहीं भी हो सकती है, अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक। तो वहाँ जहाँ भी हम रहेंगे अपने भारत के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये फीलिंग के साथ क्योंकि हम आए थे, हम मानते हैं कि हम बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, बहुत हार्ड वर्किंग नहीं है, आलस मेरे अंदर बहुत है, लेकिन भगवान कहीं न कहीं देखता है कि अगर आपके इरादे अच्छे हैं, अगर आपकी मेहनत सच्ची है, तो आपको देर में ही सही मगर वो रिवार्ड ज़रूर करेगा, और आप खाली हाथ नहीं जाओगे। मान लो आपका आईएएस नहीं बन पाते हो आप, बट आप हो सकता है असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ, वहाँ से आपके देश की सेवा करोगे। हो सकता है आप यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो जाओ, बिहार पीसीएस में सेलेक्ट हो जाओ। आप कहीं न कहीं ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे, और अगर ईमानदारी से आप वर्क करते रहोगे, अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, भगवान में भरोसा रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, अच्छे लोगों के बीच रहोगे, तो ये करिए, जॉब वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ़ील कर रहे हो देश के लिए, तो आप ज़रूर, मेरा तो ये कहना है कि आप ज़रूर तैयारी करो। बट ये है कि रिस्क को, जैसे कहते हैं ना कि अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप हेजिंग करो उसका पहले, कि अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, तो मेरा 20,000 ऐसी भी जगह रहना चाहिए जहाँ पे वो तो नहीं लॉस होगा एटलीस्ट। मान लो 20,000 का मेरे पास गोल्ड रहना चाहिए, कि शेयर मार्केट का 1 लाख डूब भी गया, तो वो 20,000 का गोल्ड है, उसको हम गिरवी रख के कुछ पैसे लेके अपना कम से कम दाल-रोटी हमारी चलती रहे। तो आपको ना तैयारी में भी अपनी दाल-रोटी का ख़्याल रखना है, कि आप अगर बहुत ही गरीब घर से हो और आपने सपना देख लिया कि भाई आईएएस बनना है, फिर दिल्ली आ गए, अब 20,000 महीने का खर्चा नहीं मिल रहा है, फिर आप रो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, ये सब बेवकूफ़ियाँ करने की बजाय अब ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, यूट्यूब से आप तैयारी कर सकते हो, मुझसे ले सकते हो गाइडेंस। तो आप वीडियो देखो, पूरी तैयारी मैंने ऐसे की है, आप लोग भी कर सकते हो। घर रह के तैयारी करो, दिल्ली में रूम लेने से अच्छा है, आपका जहाँ भी घर है, आपका घर छोटा है, उसमें जगह नहीं है, तो आप ऐसा करो कि अपने घर से 4 घर छोड़ के देखो, किसी का घर अगर बड़ा हो, 1000 डेढ़ हज़ार में वो रूम दे देगा, छोटे शहरों में। मैंने भी यही किया था। अपने घर से, मेरा घर बहुत छोटा है, जगह नहीं है, उसमें 2 ही रूम थे, तो मैंने क्या किया, अपने घर से बगल वाली गली में एक घर था, एक दोस्त का घर था, मैंने उसको बोला कि 1,500 महीना देंगे और मुझे यहाँ रहने दो, तो उसने मुझे छत पे एक रूम दे दिया। मम्मी मेरी ब्रेकफास्ट पहुँचा देती थी, लंच करने हम घर चले जाते थे, लंच और डिनर करने। ऐसे करके महीने का मुश्किल से 1,500 खर्च में मैंने तैयारी कर ली अपनी। आप भी कर सकते हो, दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, और बस भरोसा रखना होगा आपको, हार्ड वर्क करते रहना होगा, और आप डेफ़िनिटली कर लोगे, मेरा यही भरोसा है, और आप ज़रूर ट्राई। और मुझे बोलने के लिए एक मंच देने के लिए शिक्षा स्पॉट का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका और भी सर मुकेश भाई बहुत-बहुत को बहुत-बहुत थैंक यू, आपको भी बताइए। जिन्होंने इतना पेन लिया इतनी दूर आके इंडिया गेट पे ये वीडियो शूट करने के लिए। आशा है कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सो मच इतना कीमती टाइम देने के लिए। आई होप गाइस जो भी डाउट आपके थे सारे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और सर को विशेष दे सकते हैं इनके रिजल्ट के लिए।